सहारनपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में हुई लूट की वारदात का थाना जनकपुरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मात्र 48 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनमें से 2 बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 6,30,000 रुपए नकद, 2 तमंचे, 4 जिंदा और 3 खोखा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि यह गैंग लंबे समय से सक्रिय था और वारदात के बाद लगातार ठिकाने बदलता था। तकनीकी सर्विलांस और लगातार दबिश के चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सभी पहलुओं की जांच जारी है और पूरी टीम को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। देखिए, ये 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, जो चोकर जो जानवरों को खाने का होता है, उसका जो व्यापारी था, उसकी जो दुकान थी, उसके ऊपर में ये बदमाशों ने अटैक किया था और इसमें जो है वो लूट की थी। तो इसमें 48 घंटे के अंदर में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस केस का अनावरण हुआ है और इसमें जो लूटी गई रकम है उसका 90% 6,30,000 रुपये जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। इसका एक साथी फरार है, उसके पास में बाकी बचे 70,000 रुपये, वो भी जल्दी बरामद किए जाएंगे और 100% जो बरामदगी इस लूट के अंदर में की जाएगी और अपराधी जो हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसमें जो गिरफ़्तार हुए हैं, इसमें 2 लुटेरे जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। इसमें 2 जो मुखबिर हैं, जो लेबर थे, वो गिरफ़्तार हुए हैं। उनसे कब्जे से 6,30,000 रुपये बरामद हुए हैं, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दिन पहले ये जो घटना हुई थी, जिसमें मैं और डीआई साहब दोनों लोग पहुंचे थे मौके पे। इसमें ये देखा गया कि जो दोनों लुटेरे थे, इनका संपर्क हुआ दोनों जो लेबर थे उनके साथ में, और क्योंकि ये लोग जुआ खेलते थे तो जुआ खेलने की वजह से ये लोग कर्ज में आ गए थे और इस कर्ज को उतारने के लिए इन्होंने जुर्म का रास्ता चुना, जिसमें ये जो दोनों लेबर थे, ये जब इनके संपर्क में आए तो इन्होंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो हमारे जो सेठ हैं वो पैसा लाते हैं और प्रतिदिन इतना पैसा आता है और उसमें यदि आप घटनाकारी करते हो तो आपको पैसा मिलेगा जिससे आप अपना कर्ज उतार सकते हो। तो इसमें जो गिरफ़्तार हुए हैं उसमें जो 2 लुटेरे हैं उनका नाम है मैनपाल पुत्र लहन सिंह, ये रहने वाला है डोडा कल्याणपुर जनपद हरिद्वार रुड़की का। इरफान जो है वो पुत्र कदीर निवासी समौली थाना दौराला जनपद मेरठ का है। रवीश पुत्र अशोक निवासी कोटा थाना नागल जनपद सहारनपुर का है और फिरोज पुत्र इनाम निवासी किलनपुर थाना गंगनहर जनपद हरिद्वार है। तो जो लुटेरे थे वो मेरठ के हैं। इसमें जो है वो शामली का है और इसके अलावा एक सहारनपुर का है और जो मुखबिरी देने वाले जो दोनों लोग थे वो एक रुड़की का है और दूसरा भी जो है वो हरिद्वार जिले का है। मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को होने वाली आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी की महारैली को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बताया गया कि राजकीय मैदान में होने वाली इस विशाल रैली में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। भीम आर्मी ने इस रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश के 18 मंडलों में से 3 मंडलों के लोग मुजफ्फरनगर में शामिल होंगे, जबकि बाकी मंडलों में गांव-गांव भाईचारा गोष्ठी आयोजित की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे लगभग 50 लाख लोग संविधान की सामूहिक शपथ लेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चीफ आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विशेष निर्देश पर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर 75 साल से संविधान लागू है। संविधान में आम नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों को जो भी सरकारें रहीं उन्होंने आज तक आम नागरिक तक नहीं पहुंचाया। इसलिए हम लोगों ने संविधान दिवस जो 26 नवंबर है, आज ही के दिन 26 नवंबर को भारत का संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर एक ऐतिहासिक तारीख है। इस ऐतिहासिक तारीख पर हमारी पार्टी ने संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली का आयोजन किया है। इस महारैली के आयोजन में हम लोग, हमारी पार्टी के सभी साथी, हमारे चौधरी सतपाल जी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं, हमारे मेजर साहब जो हमारे मंडल प्रभारी हैं सरदार जोगिंदर सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष रजित निठारिया जी भीम आर्मी से और हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश बावड़ा जी आजाद समाज पार्टी, तो सभी सम्मानित पदाधिकारी भी हमारे पीछे खड़े हैं, बैठे हुए हैं। तो ये सभी लोग, उनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और अच्छी खबरें आ रही हैं कि ये रैली हमारी बहुत जबरदस्त और ऐतिहासिक रैली होगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम से भी हम अपील कर रहे हैं आज कि मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर के आसपास की जनता बड़े पैमाने पर इस रैली में आए। इस रैली को मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संबोधित करेंगे। कहाँ से रैली में लोग आएंगे? रैली में यही आसपास के लोग आएंगे, अपना मुजफ्फरनगर है, ये अपना आसपास के जिले हैं, मेरठ और ये शामली, सहारनपुर, बिजनौर, यहीं के लोग रहेंगे। बाकी जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं उसमें से 3 मंडल के लोग इधर रहेंगे। बाकी 15 मंडल के लोग 26 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अपने अपने जनपद में सभी लोग एक गांव में, बड़े गांव में इकट्ठा होंगे और वहां मंच लगाकर, लाउड स्पीकर लगाकर वहां पर संविधान के बारे में, भाईचारे के बारे में विचार गोष्ठी करेंगे। मुजफ्फरनगर के चौधरी छोटू राम इंटर कॉलेज में आज दानदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि 4 कमरों में छात्रों को पढ़ाने का आदेश तो आ गया था, लेकिन निर्माण के लिए धन की बड़ी कमी थी। ऐसे में दानदाताओं ने सहयोग कर कमरों का निर्माण संभव कराया। इसी योगदान के लिए 3 अगस्त को पहला सम्मान समारोह हुआ था, जबकि आज दूसरा समारोह आयोजित किया गया। परिसर की देखरेख और विकास के लिए दानदाता लगातार अपना योगदान देते रहे हैं। जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने कहा कि यह संस्था 1935 में स्थापित हुई थी और कभी बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी, मगर समाज सेवियों और दानदाताओं के सहयोग से इसे नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्था की भूमि पर कब्जा किया हुआ है और उसे मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सर, ये जो है अप्रैल में मैंने चार्ज लिया था, 1 अप्रैल को। इसमें इन्होंने डीआईएस की तरफ से एक लेटर आ गया था कि आप 4 कमरों में क्लासेस चलाएंगे। बड़ी कठिन परिस्थिति थी, 4 कमरों में 12-14 सेक्शन कैसे बैठ पाते। तो हमने साथियों ने बैठ के विचार किया कि कैसे करें। सबसे पहले लगभग 5-6 लाख रुपए का हमारे समस्त जो शिक्षक साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, पूरे विद्यालय परिवार ने इकट्ठा किया। हमने कमरे रिपेयर करवाने शुरू कर दिए, कमरे रिपेयर हो गए। उसके बाद हमने उसी बीच में श्री रोहित चौधरी, अमित चौधरी जी से बात की, श्री सचिन राणा जी से बात की और श्री विनय पवार ने तो बिना बात के ही कहा कि मैं एक कमरा बनवाता हूँ। 4 कमरे तैयार हो गए। इससे जो है डीआईएस महोदय इतने खुश हुए, इस बीच में काम को आगे देख के उन्होंने भी 11,000 रुपए दिए। का कार्यक्रम विद्यालय परिवार ने खास तौर से उन लोगों के लिए रखा जिन्होंने यह संस्था जर्ज हो चुकी थी, इसे दोबारा से खड़ा करने में अपना योगदान, सहयोग दिया है। उन सभी व्यक्तियों को समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आज रखा था, जिसमें इसी कड़ी में मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की धरोहर है और जो जर्ज हो रही थी और किसी भवन कभी भी गिर सकता था। समाज के ही दानदाताओं ने, धामाशाहों ने इसमें अपना सहयोग दिया है और पुनः यह संस्था खड़ी करी है। मैं भी अपनी ओर से ऐसे सभी लोगों को इस सहयोग के लिए धन्यवाद, साधुवाद दूंगा और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तो बतेरे काम हो गए, इधर ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन संस्था इतनी पुरानी है कि 1935 में संस्था खड़ी हुई थी, जब देश आजाद भी नहीं था, और वो संस्था आज मतलब इस स्थिति में आ गई थी, बंद होने की कगार पर थी। पिछले साल यहाँ सेंटर भी नहीं लगा। तो ऐसी स्थिति को शुरुआत करी हमारे प्रधानाचार्य मलिक साहब ने। बाबरी मस्जिद पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद अब सपा नेता भी इसी कड़ी में आकर खड़े हो गए हैं। सपा नेता किरणमय नंदा ने कहा कि बाबरी मस्जिद हमारे इतिहास का हिस्सा थी, जो सेक्युलरिज्म का प्रतीक थी। बाबरी मस्जिद को गिराकर बीजेपी ने भारत के गौरव को नष्ट कर दिया। सपा नेता के इस बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी उनके बयान पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस किरणमय नंदा के बयान को ठीक बता रही है। जो लोग हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मेरा उनसे एक तरह पूछना है, आप 11 साल सत्ता में रहे, आपने पोल्यूशन पर क्या काम किया? जैसी टूटी फूटी अर्थव्यवस्था, टूटी सड़कें, नाले बहते हुए छोड़ कर गए थे, जो काम 11 साल में नहीं कर पाए, आप रेखा गुप्ता जी से 6-7 महीने में कराना चाहते हैं। रेखा गुप्ता जी इस पर काम कर रही हैं। 1 साल बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पॉल्यूशन नहीं रखा जाएगा। जब करोड़ों रुपए की सड़कों का निर्माण हो रहा है, ट्रेन बन रही है, नाले बन रहे हैं,
तो जब मिट्टी खत्म हो जाएगी तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। देखिए अखिलेश यादव जी बिहार में भी कह रहे थे, क्या हुआ उनका? 0 सन्नाटा। कोई अखिलेश यादव को, लालू यादव को सुनना नहीं चाहते। जहां तक बिहार की बात है, राहुल गांधी ने भी 15 दिन खराब किए थे अपने, और राहुल गांधी वोट मांगने गए थे, उनको लोग सुनने नहीं आ रहे थे, इसलिए पानी में कूद गए, और पानी में कूदने से वोट नहीं मिलते। 5 सीट आई हैं। ममता बनर्जी परेशान है। अरे SIR पूरे देश में लागू है। असम के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा वो तो नाराज नहीं हो रहे। ममता बनर्जी क्यों नाराज हो रही है? क्योंकि लाखों वोट उन लोगों के हैं जो बांग्लादेश से आकर बसाए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग उन्हीं के वोट पोल कराएगा जो भारत का मतदाता होगा। उनके पेट में दर्द है। ममता बनर्जी जाने वाली है। देखिए, सरकार ने जो नई श्रम नीति के अंतर्गत प्रावधान किए हैं वो देश के उस मजदूर वर्ग के लिए जो दिन रात कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसका प्रतिसाद उसको नहीं मिलता था। अब इस सारे मानकों के बाद मजदूरों को सारा हक मिलेगा, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर वर्किंग कंडीशंस उनको मिलेंगी। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केंद्र सरकार ने समाज के उस तबके की भी चिंता की है जो अंतिम पायदान पर रह कर के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। राम मंदिर का उद्घाटन तो न भूतो न भविष्यति, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जहाँ तक सवाल है अपने घर में मस्जिद बनाने का, तो वो अपने घर में कुछ भी बनाए, कुतुब मीनार बनाए, उनको कौन रोक सकता है? जो भी वहाँ की सरकार है उसके नियम कायदे कानून में अगर ऐसा होगा तो वो बना पाएंगे। लेकिन ये हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस प्रकार से शासन कर रही हैं वो एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कंक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव विकास हो रहा है, सभी क्षेत्रों में हो रहा है, और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व पटल पर भारत की एक अलग प्रकार की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुई है। और आज ये स्थिति है कि पूरे विश्व में भारत को अनदेखा करके कोई बड़े निर्णय नहीं लिए जा सकते। देखो, हिंदू तो जो है ना, हिंदुत्व तो कोई एक तरह से किसी एक दायरे में नहीं है। यानी हमारे यहाँ तो परंपरा है कि हिंदू चोटी रखने वाला भी होता है, हिंदू तो चोटी नहीं रखने वाला भी होता है, मूर्ति पूजा करने वाला भी हिंदू होता है, मूर्ति पूजा नहीं करने वाला भी हिंदू होता है। इसलिए ये पूजा पद्धतियों से बंधा हुआ नहीं है। और हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, और जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो सबकी चिंता करते हैं, मातृभूमि की पूजा करते हैं, हमारे देश में विश्वास रखते हैं, वो सब हिंदू हैं। आप सब जानते हैं कि सामान्यतः विद्यालयों की एक अपनी यूनिफॉर्म होती है, जिसको ड्रेस कहते हैं, वो होती है, तो होती है। पर राजस्थान सरकार ने एक दिन की छूट दे रखी थी कि विदाउट यूनिफॉर्म भी आ सकते हैं। अब हमने ये आदेश जारी किया है कि वो सामान्य वेश, साधारण वेश, स्थानीय वेश में भी अपने विद्यालय आ सकते हैं, और अपने वेश का जो कपड़ा हो स्थानीय हो, जिसको अंग्रेजी में लोकल भी कहते हैं, तो अच्छा रहेगा। और यदि आपको कोई भी नहीं मिलता है तो खादी भंडार का हो तो अति उत्तम है। कहने में तो कुछ भी कर सकते हैं। इन तो कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया तो तोड़ देंगे। तो यदि किसी की माँ ने दूध पिया हो ना, तोड़ के बताए। देखो, जहाँ भी ऐसी घटनाएं होंगी जो नियम विरुद्ध हैं, गलत हैं, उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।